मॉर्निंग बच्चों, आप जुड़ जाइए मेरे साथ। कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन यूनिट नंबर 5 का हम आज अध्ययन करेंगे। अच्छे से गहराई से एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे और आप अंत तक जुड़िए रहिएगा। पूरा चैप्टर बड़े गौर से पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम कार्बनिक रसायनों का प्रयोग करते हैं, चाहे सुबह उठकर टूथपेस्ट करना हो या और हमारे जीवन में कई प्रकार की हम ऐसी घटनाएं भी हम देखते हैं। जिस प्रकार हम सोडा वाटर में नींबू डाल देते हैं तो वहाँ पर झाग बनने शुरू हो जाते हैं। लोहे को जब हम नम आर्द्र ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। और जब हम इस प्रकार की बहुत सारी, जैसे सेव को चाकू से काट कर हम वायु में छोड़ देने पर उस पर एक भूरे कलर की परत जम जाती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटना ये भी रसायनों के कारण ही होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया में हम अध्ययन करेंगे, रासायनिक समीकरण के अध्ययन करेंगे। यहाँ हम कि हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया है, इस प्रकार की क्रिया भी हमारी किसके द्वारा होती है? रसायनों के द्वारा होती है। साबुन अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान रासायनिक पदार्थ ही हैं। भवन निर्माण में सीमेंट काम में लेते हैं, विद्युत उपकरण में भी काम में लेते हैं, उपग्रह है, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र तक रसायनों का प्रयोग होता है तथा रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। हम अस्वस्थ होने पर औषधि का भी प्रयोग करते हैं, वो भी क्या एक प्रकार की रसायन ही है। अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थ हैं, वो भी एक प्रकार के रसायन है। खाद्य पदार्थों को परीक्षण के लिए हम नमक में डाल देते हैं। देखो, नींबू के अचार को हम नमक में डाल देते हैं या हम सिरके में डाल देते हैं। देखो, अचार को क्या किया जाता है? सिरके में डाला जाता है। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COH, इसमें डाल देने पर वो क्या नहीं होता है? परिरक्षक, उस खाद्य पदार्थ का क्या होता है? परिरक्षक होता है। अर्थात वो खाद्य पदार्थ होता है, वो कई दिनों तक अपघटित नहीं होता। मतलब उसमें जैविक का जो जीवाणु, विषाणु, वायरस है, वो जो कवक है, इस प्रकार की उसमें कोई विक्रिया नहीं होती है। अतः सत्य है कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, आप सामान्य तौर पर अम्ल तो जानते हो, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लाल लिटमस को अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। और अम्ल होते हैं वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर, किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया कर। क्योंकि आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि अम्ल होते हैं वो धातु के साथ क्या करके अभिक्रिया कर। जिस प्रकार आपने क्या किया था, एक प्रश्न ली थी, याद आपको? आपने क्या ली थी? एक प्रश्न ली और उसमें आपने क्या डाला था? दानेदार जिंक डाल दिया था। इसके अंदर क्या डाल दिया था? दानेदार जिंक डाल दिया था। अब इसमें आपने धीरे धीरे इसमें से क्या गिराया था? H2SO4। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको डाला, फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी गैस विसर्जित हुई। क्या हुई? गैस विसर्जित हुई। और गैस विसर्जित हुई तो आपने जलती हुई तिल ले गए। यहाँ पर देखो, जलती हुई तिल ले गई तो वो नीली ज्वाला के साथ विस्फोट के साथ जली थी, विस्फोट के साथ जली थी। तो मतलब आपने धातु की क्रिया किसके साथ करवाई? अम्लों के साथ करवाई। तो ये जिंक होता है, वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। और हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो धातु होते हैं, उसके अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो एक ज्वलनशील गैस है। क्या है कि ज्वलनशील गैस है। इस प्रकार की आपने क्रिया देखी थी। और अम्ल, इससे आगे हम पढ़ें। देखो, भोजन का खट्टा होना, कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण होता है। कई प्रकार के भोजन होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और कई प्रकार के स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो उसमें अम्ल और क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों ही व्यापक रूप में पाए जाते हैं और अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या कर लेते हैं?
लवण का निर्माण कर लेते हैं, और एक उष्माशोषी, जिस प्रकार ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है, क्या एक प्रबल अम्ल है, और इस प्रबल अम्ल की NaOH क्या एक प्रबल क्षार है, क्या एक प्रबल क्षार है। अब इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये क्या करेगा, एक लवण का निर्माण करेगा। NaCl क्या करेगा, एक लवण का निर्माण करेगा जो क्रिस्टलीय रूप में विद्यमान होता है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl, और क्या बचा, H2O जल का निर्माण करेगा, प्लस उष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी, उष्मा, मतलब वो विक्र है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये उष्मा क्षेपीय विक्रिया, उष्मा का क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है, उष्मा क्षेपीय विक्रिया। कौन सी विक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आप देखना, आपने एक बीकर लिया है, आपने क्या लिया है, बीकर, और बीकर में क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, इस बीकर में पानी डाल दिया। अब क्या करोगे आप, इसमें कम, जैसे आपने नाम सुना है KNO3, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको कलमी सोरा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कलमी सोरा कहते हैं, इसको कलमी सोरा कहते हैं। जब इसको कलमी सोरे में डाला जाता है, मैंने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगाया, क्या लगाया कि मैंने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगाया, मैंने थर्मामीटर लगाया, और थर्मामीटर से पहले इसका पाठ्यांक नापा, फिर इसमें कलमी सोरा डालने के बाद पाठ्यांक नापा तो इसका तापमान गिर गया। इसका मतलब ये कौन सी विक्रिया दर्शा रहा है, ये बीकर ठंडा हो गया है, ये पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, मतलब उष्मा का अवशोषण कर लिया इसने, क्या कर लिया, उष्मा का अवशोषण। तो ये उष्मा शोषीय विक्रिया, उष्मा शोषीय विक्रिया। अगर आप इसमें क्या डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, NaOH, तो क्या कर लेगा, बीकर गर्म हो जाएगा, अर्थात इसका तापमान क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्मामीटर है उस थर्मामीटर का तापमान क्या हो जाएगा, थर्मामीटर का तापमान बढ़ जाएगा। थर्मामीटर का तापमान बढ़ जाने के कारण क्या होगी, ये उष्मा, ये होगी उष्मा क्षेपीय विक्रिया होगी। कौन सी विक्रिया, उष्मा। तो वे रासायनिक विक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन, और उष्मा का उत्सर्जन होगा तो जो बीकर है या पदार्थ का तापमान बढ़ेगा, बीकर या पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो थर्मामीटर में भी तापमान बढ़ेगा। तो वे रासायनिक विक्रिया जो विक्रिया के दौरान उष्मा का क्या करें, उत्सर्जन करे, उष्मा क्षेपीय विक्रिया कहलाती है, और वे रासायनिक विक्रिया जो उष्मा का शोषण करे, उष्मा शोषीय विक्रिया कहलाती है। हम चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में अम्ल और क्षार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली विशेषता, मुख्य इसकी जो मेन विशेषता, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, और अम्ल को एसिड भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है जो एसिड्स अम्ल बना होता है। आप सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COH। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरों में एस्कोब्रिक अम्ल पाया जाता है जो विटामिन C विद्यमान होता है, और विटामिन C का रासायनिक नाम भी एस्कोब्रिक होता है। लाल चिंटी में डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और हमारे अमास्या में जो जठरस का स्रावित होता है, जो वहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का प्राथमिक गुण है कि नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब देखो क्षार, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल में आपको कौन कौन सी बातें, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड, जिस कहाँ से, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और एसिड से मिलकर ये एसिड से बना है। और ये आपको याद रखना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इमली, नींबू में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में यहाँ पर नहीं बताया क्या, नींबू में क्या सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल बता दिया आपको। और एक दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना होगा। और चिंटी डंक में आपको फार्मिक अम्ल बता ही दिया है। और कौन सा रह गया यहाँ पर, अब आपको सिरके में एसिटिक अम्ल बता दिया, नींबू में साइट्रिक हो या सीट्रिक अम्ल कहो, और टमाटर में एस्कोब्रिक अम्ल बता दिया, और संतरे में एस्कोब्रिक अम्ल बता दिया, और इमली में टार्टरिक अम्ल बता दिया, लाल चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठरे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी क्या पाया जाता है, इमली, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, संतरा और टमाटर में एस्कोब्रिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक, और सेब में बताना आपको मेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको
एक दो आप नोट कर लेना, एक दो चीज़ें और नोट कर लेना। कौन कौन सा जो यहाँ पर नहीं बताया गया है वो, एक तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? नींबू में सीट्रिक या साइट्रिक, सीट्रिक कहो, सीट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये नींबू में एक ही बात है, दोनों सीट्रिक हो या साइट्रिक हो, बात एक ही है, ये नींबू पाया जाता है। अब बात आती है, चाहे टमाटर कहो, टमाटर और चाहे क्या कहो संतरे, दोनों ही खट्टे पदार्थ होते हैं। और इसमें कौन सा, टमाटर और संतरे में एस्कोब्रिक अम्ल पाया जाता है, एस्कोब्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बात आती है इमली या अंगूर, दोनों में कौन सा पाया जाता है? इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये देखो, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार जो गरीब परीक्षा होती है उसमें पूछ लेते हैं, और तो कोई बात नहीं है। और आपको और सेव में बता दिया। और दूध में आपको याद रखना है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ये तो आपको। और जठरस में HCl आपको लिख ही रखा है, और फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर लिख ही रखा है। तो ये एक दो चीज़ें आपको और याद ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। और अब पढ़ते हैं हम क्षार के बारे में। तो अम्ल जहाँ पर स्वाद में खट्टे थे, वहीं पर क्षार स्वाद में क्या हो जाएंगे? कड़वे हो जाएंगे। अम्ल क्या कर रहा था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा था, तो ये लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और क्षार क्या होते हैं कि स्पर्श करने में जैसे साबुन भर की चिकनाई महसूस होती है हमें, जैसे साबुन को स्पर्श करते हैं ना घरों में, तो साबुन को जिस प्रकार स्पर्श करते हैं, जिस प्रकार चिकनाई महसूस होती है, उसी प्रकार क्षार को स्पर्श करने पर हमें चिकनाई महसूस होगी। और क्षार के एग्जाम्पल देख लो, क्षार के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने में काम आता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये अम्लों को उदासीन करने की सामर्थ्य रखते हैं और जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। और यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु कहलाते हैं, और यदि जल की तुलना में अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती है तो क्या कहलाते हैं? सांद्र कहलाते हैं। अब हम आगे अवधारणा देखेंगे अम्ल और क्षार की, और वो अवधारणा किन किन की अवधारणा देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम देखें आर्यनीयस की अवधारणा, हम देखेंगे अम्ल व क्षार की अवधारणाएं देखेंगे, अम्ल व क्षार की अवधारणाएं, अम्ल व क्षार की अवधारणाएं। अम्ल और क्षार अवधारणा में किन किन पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे आर्यनीयस की, आप घबराना मत, आर्यनीयस की, और किसकी पढ़ेंगे हमें? और पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा। कौन सी? ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा पढ़ेंगे। और तीसरी लुईस की अवधारणा पढ़ेंगे। किसकी? लुईस की अवधारणा पढ़ेंगे। अब तीनों में समानता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो क्या कहता है? ये कहता है कि जलीय विलीन या अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, वो तो अम्ल होता है। जो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या होता है? मतलब जलीय विलीन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, वो तो अम्ल होता है। और जो OH आयन देता है वो क्या होता है? क्षार होता है। ये बस इतनी सी अवधारणा है इसकी। और ब्रांस्टेड-लोरी क्या कहता है कि जो प्रोटॉन का त्याग करे, प्रोटॉन का क्या त्याग करे, मतलब हाइड्रोजन का क्या करे? त्याग करे, प्रोटॉन का त्याग करे, वो अम्ल कहलाता है। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अब तीसरा क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करे, बात वही है, ग्रहण कौन करेगा? धनायन ही तो करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही तो ग्रहण करेगा। देखो तीनों में समानता, जो हाइड्रोजन आयन त्याग करे, प्रोटॉन का त्याग करे, प्रोटॉन धनायन होता है भाई, मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन भी क्या होता है? धनायन ही होता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब वो क्या बनेगा? धनायन बनाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर आपको धनायन से जोड़ के रखना है, प्रोटॉन भी धनायन। तो ब्रांस्टेड-लोरी प्रोटॉन की बात कर रहा है, आर्यनीयस हाइड्रोजन
विद्युत अपघटन या जलीय अपघटन में हाइड्रोजन आयन के त्याग की बात कर रहा है, और लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कर रहा है। और तीनों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन को त्याग करे या प्रोटॉन को त्याग करे, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ये तीनों उदाहरण हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखो अब उससे पहले अम्ल क्या होते हैं, देखो अम्ल और क्षार की क्रिया, लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्रिया करेंगे, अम्ल क्या हो गया, HCl, जो प्रबल अम्ल है, NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, लवण बनाएंगे, पूरी क्रिया उदासीनीकरण हो जाएगी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, यहाँ पर अम्ल तो अपने आप में प्रबल है और क्षार भी अपने आप में प्रबल है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीन अभिक्रिया होगी, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया में पूछ लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, तो इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बात है कि एक प्रबल और एक दुर्बल हो, एक क्या हो, प्रबल हो। जैसे मैंने प्रबल अम्ल ले लिया और दुर्बल क्या ले लिया, क्षार, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। और अगर मैंने ये अम्ल तो दुर्बल ले लिया, क्षार प्रबल ले लिया, अम्ल दुर्बल कौन सा, एसिटिक अम्ल जो दुर्बल है, और क्षार की जगह मैंने ले लिया NaOH ले लिया, तो जो बनने वाला लवण है वो क्षारीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। देखो यहाँ पर देखो समीकरण, देखो आगे नीचे देख रहे, ये HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। NH4H क्या है, दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार है। तो हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड मिला, NH4Cl, जिसे हम आप क्या कहते हो, नौसादर भी कहते हो क्या, ये नौसादर मिला, NH4Cl और H2O। तो ये इसका प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी थोड़ी बहुत लवण है, वो अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा, अर्थात इसके pH की वैल्यू होती है, वो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया को समझो। जैसे HCl क्या है हमारे पास, यहाँ पर HCl है वो प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कहने का मतलब इसकी pH की वैल्यू क्या है, छोटी है 7 से, कम है 7 से, प्लस मैंने ले लिया, ये है हमारा प्रबल अम्ल। अब मैं ले रहा हूं दुर्बल क्षार, क्या ले रहा हूं, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का एग्जांपल बताओ भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। दोनों क्रिया करेंगे तो एक लवण बनेगा, क्योंकि ये भी अम्ल है और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें क्या बनाते हैं, लवण। वो लवण कैसा होगा, वो लवण होगा अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा, क्योंकि उसमें अम्लीय के गुण होंगे, अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा, NH4Cl नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, प्लस क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, H2O। इसकी pH की वैल्यू क्या होती है, इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है। चलो तो अब आगे देखिए, अब मैंने अब की बार के ले लिया, अम्ल को यहाँ पर दुर्बल कर रहा हूँ, अम्ल को क्या कर रहा हूँ, दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल बताओ, ये तो प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, ये अम्लीय की क्षमता घटती जाती है आगे। लेकिन एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका, जिसमें इसमें अचार को रखा जाता है, जो लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, एसिटिक अम्ल। वही एसिटिक अम्ल है जिसमें क्षार में मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, प्लस क्षार ले रहा हूँ, जिसे हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, जो साबुन, अपमार्जक, इन्हें बनाने में काम में आता है।
याद रखना इसे कास्टिक सोडा, क्वेश्चन गरीब परीक्षाएं ऐसे पूछ लेगी कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए या कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH कैसा है? प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार की pH की वैल्यू क्या होती है? 7 से अधिक होती है। तो भैया जो बनने वाला लवण है वो कैसा होगा? बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और क्या मिलेगा हमें? और हमें क्षारीय लवण मिलेगा, मतलब CH3 COONA। अगर इसी प्रकार साबुन बनते हैं, साबुन में क्या होते हैं? सिर्फ अंतर होते हैं कि उच्च कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर देखो RCOONA। आर का मतलब है उच्च होते हैं, जैसे C17H35, बहुत C12, C मतलब 12 से ऊपर पर कार्बनिक श्रृंखला होती है। क्या होती है? कार्बनिक श्रृंखला होती है। और जब उसकी किसके साथ है? कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम लवण बनाते हैं। कौन? साबुन। अब देखो RCO, ये कैसा है? ये एक क्षारीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। अब देखो कई बार साबुन खारे पानी में झाग क्यों नहीं देती है भी? क्यों? अवक्षेप बनाती है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ। साबुन का रूप ऐसा होता है RCONA या फिर RCOOK। मतलब साबुन होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं या एल्किल समूह होते हैं। अब बात आई कि कठोर जल, खारा पानी होता है ना, उसमें क्या होता है? कैल्शियम के लवण और मैग्नीशियम के लवण। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या करते हैं? इस सोडियम और पोटेशियम को कहेंगे भागो यहाँ से, भागो, भाग जाएंगे ये तो बेचारे पोटेशियम, और क्या जुड़ जाएगा? RCOCA या फिर इसकी जगह Mg, और ये बन जाएगा। ये क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है, इसलिए एक सफेद अवक्षेप बना लेते हैं और न तो झाग देते हैं और न ही जल में घुलते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। लवणों के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। उच्च गलनांक, उच्च गलनांक मैं समझाता चलूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। लवणों की उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। लवण होते हैं, देखो लवण क्या बने? चाहे लवण अम्लीय हो, देखो NaCl भी क्या एक लवण है, NH4Cl भी क्या एक लवण है, और CH3CONA भी क्या एक लवण है। अंतर क्या है बेटा? अंतर इसमें ये है, ये उदासीन लवण है। कैसा लवण है? उदासीन लवण है। ये उदासीन लवण है। ये लवण है वो अम्लीय लवण है। कैसा है? अम्लीय लवण है। और ये कैसा लवण है? ये क्षारीय लवण है। ये कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। पूछ लिया जाए इसकी pH की वैल्यू क्या होती है? इसकी pH की वैल्यू 7 होती है। उदासीन है ना, इसलिए ये अम्लीय, ये अम्लीय। इसकी pH की वैल्यू क्या होती है? इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है। और इस क्षारीय तो pH की वैल्यू 7 से अधिक होती है। मैं आपको यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि परीक्षा में अम्ल और क्षार की pH की वैल्यू पूछ ली जाती है। अब बात आती है कि इसके सर एक नाम आया था क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक व गलनांक क्या होती है? नाम आया था, उच्च होते हैं। क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। अब देखो क्वथनांक क्या होते हैं, गलनांक क्या होता है? अगर कोई पदार्थ मेरे पास है, मेरे पास कोई पदार्थ है, उसको 1 एटमॉस्फेयर ताप मतलब 1 वायुमंडलीय दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर, मतलब है वह ताप, मतलब क्वथनांक और गलनांक कौन से होते हैं? मतलब है वह ताप जो किसी, पहले मैं गलनांक की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? गलनांक की।
मतलब किसी ठोस पदार्थ को, जैसे कोई ठोस है मेरे पास, सॉलिड है, उसको द्रव्य में बदल दे। किस में बदल दे? द्रव्य में बदल दे। मतलब ये वह ताप जो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था को पूर्णतः किस में कन्वर्ट कर दे? द्रव्य में कन्वर्ट कर दे। क्या कहलाता है उस ठोस का? गलनांक कहलाता है। गलनांक का मतलब उसको गला दे। तो मतलब उस वो हम गुप्त उष्मा और जैसे गुप्त उष्मा बाद में पढ़ेंगे। और द्रव्य को किस में कन्वर्ट कर दे? गैस में कन्वर्ट कर दे। द्रव्य को किस में कन्वर्ट कर दे? गैस में। वो क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। तो कहता है कि जो लवण होते हैं वो जल्दी से क्या नहीं हो सकते? द्रव्य में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और जो द्रवित लवण है वो जल्दी से क्या नहीं हो सकते? ठोस गैस में नहीं कन्वर्ट हो सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लवण होते हैं वो आसानी से, अगर ठोस लवण है तो आसानी से द्रव अवस्था में नहीं आएंगे, और द्रव अवस्था में जो लवण है वो आसानी से गैस अवस्था में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके गलनांक और क्वथनांक, गलाने की प्रोसेस में बहुत उच्च तापमान चाहिए। उच्च तापमान चाहिए, लगभग 1000 के आसपास। 1000 केल्विन। 1000 केल्विन। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ बेटा कि बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है? गलनांक होता है वो 273.16 केल्विन होता है। कितना होता है? 273.16 केल्विन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, सर ये 273.16 में हम तो जानते नहीं है, हम तो तापमान सुनते हैं कि आज हमारे राजस्थान के चूरू जिले का तापमान 50 डिग्री है। हमारे चूरू जिले का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं बताता हूँ बच्चों आपकी जानकारी के लिए, 273.16 केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब बताओ, अगर मैं कह दूं 1000 केल्विन के लगभग इसका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो भाई तो क्या करोगे? 1000 में से कितना घटाओगे? 273.16 घटा दो 1000 में। 1000 तो लगभग आप अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि ये कितने बचे आपके पास? 700, 300, 700 लगभग